स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार। अनिवार्य प्रश्न पत्र है। तो इसके अभी तक 3 क्लास हो चुकी हैं, मतलब 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और ये चौथा पार्ट होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो मैंने 52 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। ओके, तो 53 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को करना है। तो हमारा जो 53वां क्वेश्चन है, यानी 53 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, प्राचीन भारत में गणित की उत्पत्ति का काल था। ओके, प्राचीन भारत में गणित की उत्पत्ति का काल किसे कहा जाता है, किस काल को? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए है वैदिक काल, ऑप्शन बी बुद्ध काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी मध्यकाल। आपको बताना है कि प्राचीन भारत में गणित की उत्पत्ति का काल कौन सा था। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन ए है वैदिक काल, ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ओके, प्राचीन भारत में गणित की उत्पत्ति काल वैदिक काल कहलाता था। वैदिक काल में गणित की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, ये 54 नंबर का क्वेश्चन है। शून्य का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं। एक गाना भी इस पर बना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तो इसका ऑप्शन ऑब्वियसली सी होगा, भारत। ओके, शून्य का जन्म स्थान भारत है, शून्य मतलब जीरो। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, शून्य का जन्म स्थान भारत में है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका 55वां क्वेश्चन, यानी 55 नंबर का क्वेश्चन है, गणित से संबंधित पुस्तक का नाम। ओके, गणित से संबंधित पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपका पंच सिद्धांतिका, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है ललित विस्तार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पंच सिद्धांतिका। ऑप्शन ए पंच सिद्धांतिका गणित से संबंधित पुस्तक का नाम है। ओके, पंच सिद्धांतिका, इसको ध्यान में रखिए आप सभी लोग। पंच सिद्धांतिका, ये क्वेश्चन कई बार आया है इसलिए मैंने इसको लिया। देखिए, मैंने वीडियो रोक दिया था बीच में क्योंकि बाहर शोर शराबा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि गांव का जो क्षेत्र है ना, तो चिड़ियों की आवाज़, पशुओं की आवाज़, बकरी की आवाज़, ऐसा आपको बैकग्राउंड में हो सकता है सुनाई दे। उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा था ये वाला 55 नंबर, गणित से संबंधित पुस्तक का नाम क्या है? पंच सिद्धांतिका। ओके, ये मैंने आपको करा दिया था। और इसको लिखा किसने है? ये पंच सिद्धांतिका किस लेखक का है? तो ये है वाराहमिहिर, भारत के एक महान गणितज्ञ थे वाराहमिहिर, उन्होंने इसको लिखा है। फिर इसका जो 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, आर्यभट्ट निवास करते थे, कहाँ पर निवास करते थे? ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन बी पटना। ओके, आर्यभट्ट पटना में निवास करते थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, लीलावती एक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? ओके, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है आर्यभट्ट ने की थी, ऑप्शन बी पाणिनि ने की थी, ऑप्शन सी कौटिल्य ने, या फिर ऑप्शन डी भास्कराचार्य ने। तो किसने लीलावती की रचना की? तो इसमें जो ऑप्शन आपका डी है ये सही होगा, भास्कराचार्य ने। भास्कराचार्य ने लीलावती की रचना की थी, भास्कराचार्य ने। ओके, ये आपको ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है? जो खगोल विज्ञान है उसका प्राचीनतम उल्लेख, सबसे मतलब प्राचीन उल्लेख किस ग्रंथ में है? फिर आपका ऑप्शन ए बता रहा है इसमें अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण या फिर ऑप्शन डी विनय पिटक। ओके, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अष्टाध्यायी, ऋग्वेद, पुराण या विनय पिटक। ओके, तो आप ये मान लीजिए खगोल विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख अष्टाध्यायी में दिया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। ओके, ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, खगोल विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है। 59 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो है,
सूर्य ग्रहण का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? ओके, जो आपका 59 नंबर का है, 59 नंबर का क्वेश्चन आपका है, सूर्य ग्रहण का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए है भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी खगोल विज्ञान, ऑप्शन सी गणित, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा खगोल विज्ञान। आप समझ गए होंगे, खगोल विज्ञान, सूर्य ग्रहण का अध्ययन इसी विषय के अंतर्गत किया जाता है। ओके, खगोल विज्ञान, खगोल मतलब क्या? अंतरिक्ष का अध्ययन या ब्रह्मांड का अध्ययन, इन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन खगोल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। फिर यहाँ पर जो आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। किस धातु के नाम से एक काल का नाम जाना जाता है? ओके, ऐसी कौन सी धातु है जिसके नाम पर एक काल का नाम पड़ गया? तो पहला है सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा है तांबा और चौथा ऑप्शन एल्युमिनियम। तो इसका भी आंसर आप जानते होंगे, अगर आपने प्राचीन इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपने नाम सुना होगा। एक काल आता है ताम्रपाषाण काल। ओके, ताम्रपाषाण काल, तो वो तांबे से बना है, यानी तांबे से उसका नाम रखा गया है। ओके, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी सही होगा। तांबा एक ऐसी धातु है जिसके नाम पर एक काल का नाम पड़ गया है, यानी ताम्रपाषाण काल तांबे से बना है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। फिर यहाँ पर 61 नंबर आपका क्वेश्चन है, लोहे का प्राचीनतम उल्लेख माना जाता है। यहाँ से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है इस क्वेश्चन में। ओके, लोहे का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, ऑप्शन ए 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है इसका 1000 ईस्वी, या ऑप्शन डी 500 ईस्वी। देखिए, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना। तो कह रहा लोहे का प्राचीनतम उल्लेख माना जाता है, तो इसमें देखिए इन 4 ऑप्शन में अगर देखें तो सबसे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 1700 ईसा पूर्व। वैसे कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा 1300 ईसा पूर्व। ओके, कहीं कहीं 1000 ईसा पूर्व मिल जाएगा, लेकिन अब चूंकि यहाँ 1000 तो है लेकिन ये ईस्वी है, इसलिए हमने इसको टिक नहीं किया। अगर यहाँ ईसा पूर्व होता तो हम इसको मान लेते। तो इसलिए सबसे सही और करेक्ट आंसर जो इसमें है वो है 1700 ईसा पूर्व। ओके, 1700 ईसा पूर्व आपको ध्यान में रखना है। तो मैं बकरी भगाने चला गया था, पास में बहुत सारी बकरियां हैं ना, उनकी आवाज़ आ रही होगी आपको थोड़ा थोड़ा, अगर आप ध्यान देंगे तो। यहाँ पर फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, शल्य क्रिया के जनक कहे जाते हैं। ओके, शल्य क्रिया का जनक किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए आपका है चरक, ऑप्शन बी धन्वंतरी, ऑप्शन सी सुश्रुत, या ऑप्शन डी अग्निवेश। इनमें आपको बताना है शल्य क्रिया के जनक कौन कहे जाते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। ओके, सुश्रुत, सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं हम लोग, ये जो है 63 नंबर क्वेश्चन है, योग सूत्र के लेखक कौन है? ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी पतंजलि। योग सूत्र के लेखक कौन है? पाणिनि हैं, चरक हैं, कालिदास हैं, या फिर पतंजलि हैं? तो सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे और बहुत ही इजी आंसर है, बहुत ही सरल। ये पतंजलि, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ओके, ऑप्शन डी सही होगा। योग सूत्र के लेखक का नाम पतंजलि है, महर्षि पतंजलि। फिर यहाँ 64 नंबर आपका एक क्वेश्चन है, चरक संहिता में उल्लेख किया गया है किस चीज़ का? ऑप्शन ए खगोल विज्ञान, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी गणित, या ऑप्शन डी भौतिक विज्ञान। किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? चरक संहिता में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं चरक और सुश्रुत ये किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है। तो सुश्रुत वाला मैंने अभी आपको बताया था। ओके, और इसमें आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा। ये जो चरक हैं, चरक संहिता की रचना की है उन्होंने, तो उसमें चिकित्सा का वर्णन उन्होंने किया, चिकित्सा का उल्लेख किया है। तो चरक संहिता में चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको आप ध्यान में रखिए, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं आपके इस पेपर में, क्योंकि अनिवार्य रहता है
भाई पास करना आपको ज़रूरी है, तो सरल क्वेश्चन देंगे, कठिन देंगे तो फेल कर जाएंगे लोग, और जब फेल कर जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आसान पेपर आता है। बट फिर भी एक बार आपको पढ़ना है। फिर आपका जो 65 नंबर क्वेश्चन है, आज हम लोग 70 तक करेंगे, 70 या 75 देखते हैं। तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख किस में मिलता है? तो ऑप्शन ए है चरक संहिता, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति, ऑप्शन डी सुश्रुत संहिता। तो अभी मैंने इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन आपको बताया कि चरक संहिता में किसका उल्लेख किया गया था? चिकित्सा से संबंधित क्षेत्र का, यानी चिकित्सा। तो उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर दे दिया है, वही क्वेश्चन एकदम। देखिए ये चिकित्सा यहाँ पर आ गया है और चरक संहिता आपको ऑप्शन में दे दिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही होगा। चिकित्सा विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख चरक संहिता में किया गया है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। फिर एक और इजी क्वेश्चन यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंडिका के रचयिता कौन है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी टॉलमी, ऑप्शन सी मार्को पोलो, ऑप्शन डी अल-ब्रूनी। तो अब ये क्वेश्चन कौन नहीं जानता है भाई, 6-7 क्लास में आपने पढ़ा होगा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। ओके, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, मेगास्थनीज। 2-3 बार मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके कानों में वो चीज़ पड़े ना, तो आपको रटने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर इसका जो 67 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। आपको बताना है अशोक के पिता कौन थे। तो इसको भी सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है, बिंदुसार। ओके, अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। फिर इसका 68 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो सिंह शीर्ष स्तंभ है, वो किसने निर्मित करवाया था? यहाँ पर जेड लिखा है, ये कुछ नहीं है। ओके, जेड काट दीजिए। सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ निर्मित करवाया था, किसने करवाया था? ऑप्शन ए आपका है पुष्यमित्र शुंग ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी बिंदुसार ने, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने। ओके, तो इसका जो ऑप्शन बी है ये सही होगा, अशोक। ओके, ऑप्शन बी अशोक। अशोक ने सारनाथ का सिंह स्तंभ जो है उसका निर्माण करवाया था, अशोक ने। सारनाथ का जो सिंह शीर्ष स्तंभ है उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। 1 मिनट, चलिए ठीक है। फिर 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर आपका क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, किसने करवाया था? तृतीय बौद्ध संगीति। ओके, तो ऑप्शन ए है आपका अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी जो है इसका कनिष्क। तो इसमें आपको बताना है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था या किसने करवाया था? तो इसका जो ऑप्शन सी है ये सही होगा, अशोक ने। ओके, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, या इस तरह से कह लीजिए कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। 1-2 बार इसको पढ़ेंगे फिर ये आपको याद हो जाएगा। 70 नंबर इसका क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? जो उत्तर भारत के मंदिर हैं वो किस शैली में निर्मित हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है द्रविड़ शैली, ऑप्शन बी बेसर शैली, ऑप्शन सी नागर शैली, या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका। ओके, तो ये पता होना चाहिए कि जो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सब नागर शैली में बने हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। जितने भी मंदिर हैं उत्तर भारत में वो सब नागर शैली में, और दक्षिण में जितने हैं वो सब द्रविड़ शैली में, और मध्य भारत में बेसर शैली में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्तर भारत में जितने भी मंदिर हैं सब नागर शैली में बने हैं। तो नागर शैली में निर्मित होने के कारण, नागर शैली में जितने भी मंदिर हैं उत्तर के सब बने, जैसे उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, या फिर राजस्थान में,
ओके। थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका ले लीजिए, पंजाब, हरियाणा, यहाँ सब जो भी मंदिर आपको मिलेंगे वो ज़्यादातर आपको नागर शैली में बने मिलेंगे। दक्षिण भारत में आप चले जाएंगे तो सब आपको द्रविड़ शैली में। फिर यहाँ पर आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क का मंदिर संबंधित है। ये जो जेड लिख जाता है ना कहीं कहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो इस पर मत ध्यान दीजिए, 2 जगह आ चुका है अभी। ये लकीर है ना, ये छोटी सी डॉट है, जब इसको हम लिखते हैं तो कभी कभी जेड लिख जाता है, तो इसीलिए देखिए वहाँ पर वो छोटी सी लकीर नहीं, वहाँ पर जेड लिख गया है, तो मिस्टेक है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन है, कोणार्क का जो मंदिर है वो किस देवता से संबंधित है, किस भगवान से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी इसका है इंद्र, ऑप्शन डी है सूर्य। तो इसका भी आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओके, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा, सूर्य। ओके, फिर 72 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू दर्शन विभाजित है कितने भागों में? ऑप्शन ए है 4 भागों में, ऑप्शन बी 5 भागों में, ऑप्शन सी 6 भागों में, ऑप्शन डी 7 भागों में। तो आपने नाम सुना होगा षड दर्शन, षड। ओके, उसको बोलते हैं षड दर्शन। षड मतलब क्या होता है? 6, यानी कि जो इसका ऑप्शन है वो सी सही होगा, ऑप्शन सी, यानी 6 भागों में हिंदू दर्शन को विभाजित किया गया है। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्याय सूत्र के रचयिता कौन थे? न्याय सूत्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है आपका बोधायन, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी बृहस्पति, या ऑप्शन डी कपिल। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है बी सही होगा, गौतम। ओके, ऑप्शन बी आपका गौतम सही होगा, न्याय सूत्र के रचयिता गौतम थे, गौतम। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है, तक्षशिला में किसने शिक्षा पाई थी? यानी कौन सा शासक था जिसने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त। ओके, तो तक्षशिला में जो शिक्षा लेने वाला शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य आपको यहाँ पर ऑप्शन में लिखना है। फिर इसका जो 75 नंबर क्वेश्चन है आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बाहर काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, ऐसे होता रहता है गांव में, दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है बुद्धगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, आपका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, कुमारगुप्त प्रथम। इसमें कुमारगुप्त प्रथम होगा, ये मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 6 में पढ़ाया है। ओके, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी, 7 की एनसीईआरटी, 8 की एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी, उसको आप सीक्वेंस से देखते रहिए, क्लासेस लगातार चल रही हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और आज का ये जो वीडियो है यहीं पर कंप्लीट होता है, आज का क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन से हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।